नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके ऑनलाइन मंच गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेस पे, जिसके तहत मैं पवन सिंह आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, पुलिस परीक्षा को ध्यान में रखते हुए संस्थान के द्वारा चलाई जा रही एक विशेष मुहिम वादा वर्दी के तहत हम आपके सामने उपस्थित हैं आज के नवीन अंक के साथ। तो साथियों, आइए अपनी आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं बिना किसी भूमिका के। ठीक है, हमारी आज की चर्चा का पहला प्रश्न हम लोग लेते हैं और पहला प्रश्न हमारा संबंधित है वर्णमाला से। साथियों, पहला प्रश्न हमारा कह रहा है अ आ क ख ग घ अंगा आदि का उच्चारण स्थान किससे होता है। यानी यहाँ पर ये हमारे वर्ण दिए हुए हैं और पूछ रहा है इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है। विकल्प है ए कंठ, बी मूर्धा, सी तालव्य और डी ओष्ठ। तो साथियों, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा विकल्प ए कंठ। हमारी अ आ क ख ग घ अंगा ये ध्वनियाँ जो होती हैं इन्हें हम कंठ ध्वनियों के नाम से जानते हैं। ठीक है, अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है एकलव्य धनुर्बाण में दक्ष था। साथियों, यहाँ पर दिया है रेखांकित पद में कौन सा समास समाहित है। तो साथियों, यहाँ पर रेखांकित पद जो होगा, देखिए यहाँ पर जो रेखांकित पद होगा वो होगा धनुर्बाण, वो होगा धनुर्बाण। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पर आपका प्रश्न बनता है कि रेखांकित शब्द यानी धनुर्बाण का जो शब्द है इसमें कौन सा समास समाहित है। विकल्प ए तत्पुरुष, बी द्विगु, सी अव्ययी भाव और डी द्वंद्व। तो साथियों, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए देखिए हमारे पास जो पद है वो है धनुर्बाण। अगर आप इस पद को क्या करें, इस पद को तोड़ें तो देखिए यहाँ पर विसर्ग संधि है और ये पद धनु धन बाण में टूट जाएगा, धनु धन बाण में टूट जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक पद मिलेगा धनु और दूसरा पद मिलेगा बाण। और जब इस पद को आप बोलेंगे तो उच्चारण करने पर यहाँ पर इस पद का उच्चारण होगा धनुष और बाण, धनुष और बाण। ठीक है, अब आप जरा देखेंगे तो यहाँ पर इन पदों के बीच में कौन से शब्द का प्रयोग हो गया, और का प्रयोग हो गया। किसका प्रयोग हो गया, और का प्रयोग हो गया। और साथियों, हमने आपको पहचान बता रखी है कि और या अथवा, और या अथवा अगर पदों के बीच में आए तो साथियों वहां समास कौन सा होता है। तो हमारे सभी बच्चों को मालूम है उसमें समास होता है द्वंद्व समास। तो इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा विकल्प डी द्वंद्व समास। यानी धनुर्बाण का जो पद है इसमें कौन सा समास होगा साथियों, इसमें द्वंद्व समास होगा। अगला प्रश्न है हमारा साथियों, पढ़ें। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए। साथियों, तत्सम शब्द का मतलब आप समझ जाएंगे। तत्सम का मतलब संस्कृत के समान। आप लोगों को मालूम है, इसकी चर्चा भी मैं कर चुका हूं। तत्सम शब्द का मतलब संस्कृत के समान। ठीक है, अब यहां पर जरा विकल्प देखें तो विकल्प दिया हुआ है अंश, दूसरा अंश, तीसरा अस और तीसरा अस। ठीक है, तो यहां पर देखिए, यहां पर इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो आंसर होगा अंश। विकल्प बी जो होगा इस पद का जो है वो सही आंसर होगा। ठीक है, पक्का। अब अगर बात करें तो देखिए साथियों, यहां पर एक प्रश्न आपका और बहुत बढ़िया बनता है। अगर आप इस अंश को
और इस अंश को देखें, ठीक है, इस अंश को और इस अंश को देखें तो ये दोनों जो है ये शब्द युग्म जो है, ये शब्द युग्म जो है ये किसके अंतर्गत, ये समश्रुति भिन्नार्थक शब्दों के अंतर्गत आता है, समश्रुति भिन्नार्थक शब्दों के अंतर्गत आता है। अब आपके लिए प्रश्न ये है कि आप यहाँ पर कमेंट में हमें इन दोनों का सही अर्थ लिख करके बताएं कि अंश का क्या अर्थ होगा और इस अंश का क्या अर्थ होगा। तो हमारे लिए जो प्रश्न था कि तत्सम शब्द का चयन करना था, तो विकल्प बी जो है वो हमारा क्या हो गया, इस प्रश्न का सही आंसर हो गया। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से अर्ध तत्सम शब्द को पहचानिए, अर्ध तत्सम शब्द को पहचानिए। तो अगर हम चर्चा करें तो विकल्प ए है क्षीर, विकल्प बी चंदर, विकल्प सी घी और विकल्प डी त्वरित। तो साथियों अगर हम देखें तो यहाँ पर क्षीर शब्द का जो तद्भव रूप होता है वो खीर होता है, ठीक है। घी शब्द का तत्सम जो है वो घृत होता है और त्वरित शब्द का जो तद्भव होता है वो तुरंत होता है। तो साथियों यहाँ पर देखिए ये तत्सम है जिसका हमारे सामने तद्भव लिखा है, ये तद्भव है जिसका हमारे सामने तत्सम लिखा है, और ये पद हमारा तत्सम है जिसके सामने हमारा तद्भव लिखा है। तो ये तीन हमारे विकल्प नहीं होंगे, तो जो बचा चंदर यानी विकल्प बी हमारे प्रश्न का सही आंसर होगा। यानी चंदर जो है ये हमारे प्रश्न का सही आंसर होगा, जो कि किस रूप में आएगा, अर्ध तत्सम के रूप में आएगा। साथियों अर्ध तत्सम देखिए ये हमारे सिलेबस में मेंशन नहीं है, सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन याद रखिएगा कि जब हम शब्दों की बात करते हैं तो उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर या दूसरे शब्दों में हम कहें तो मतलब किसी शब्द के जन्म स्थान के आधार पर उसका वर्गीकरण हम लोग 4 प्रकार से मुख्यतः करते हैं। तो जब हम तत्सम और तद्भव शब्दों का वर्णन करते हैं तो उनके बीच में हमें एक अर्ध तत्सम शब्दों का स्वरूप भी प्राप्त होता है। साथियों इसको समझने के लिए आप ऐसे बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि जब हम भाषा की चर्चा करते हैं तो भाषा का क्रम हमारा संस्कृत से पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से हिंदी के रूप में प्राप्त होता है। तो संस्कृत के जो शब्द होते हैं साथियों उन्हें हम तत्सम के नाम से जानते हैं। हिंदी के शब्द हमारे संस्कृत से उत्पन्न होने वाले यानी कि तद्भव के पद होते हैं। प्राकृत, पाली और अपभ्रंश, ये ध्यान रखिएगा, प्राकृत, पाली और अपभ्रंश भाषा के जो शब्द होते हैं उनका प्रयोग प्रायः अर्ध तत्सम के रूप में होता है, ठीक है। तो डायरेक्ट किसी शब्द का परिवर्तन नहीं होता, बल्कि तत्सम से वो अर्ध तत्सम और अर्ध तत्सम से तद्भव में वो रूपांतरित होता है। तो कभी भी आपके सामने अगर पूछा जाए कि अर्ध तत्सम के रूप में किन शब्दों का प्रयोग होता है तो याद रखिएगा पाली, प्राकृत और अपभ्रंश का प्रयोग अर्ध तत्सम पदों के रूप में होता है, हमारा अगला प्रश्न है, संधियां 3 प्रकार की होती हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक संधि का प्रकार नहीं है। साथियों बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आप लोगों को देखने में लग सकता है कि सर इतना सरल क्वेश्चन आप अपने अभ्यास सत्र में क्यों रखते हैं, ये क्वेश्चन भी क्या कभी पेपर में आते हैं। तो साथियों आप पेपर को कभी भी एनालाइज कीजिएगा, कभी भी पढ़िएगा तो आपके पेपर में 60
60% क्वेश्चन सरल ही होते हैं, 60% क्वेश्चन सरल ही होते हैं। लेकिन परीक्षा का दबाव ऐसा होता है, परीक्षा का दबाव ऐसा होता है कि वो सरल क्वेश्चन भी क्या होता है, बच्चों से गलत हो जाता है। मैं हमेशा कहता हूं, मैं अक्सर इस बात का जिक्र करता हूं कि परीक्षा में कठिन प्रश्न आपको परीक्षा में बाहर नहीं करते हैं, कठिन प्रश्न परीक्षा से आपको बाहर नहीं करते हैं। कठिन प्रश्न तो सभी के लिए कठिन है, कठिन प्रश्न तो सभी के लिए कठिन है, ठीक है। परीक्षा में आपका चयन होना या ना चयनित होना ये निर्भर करता है कि आप कितने सरल प्रश्नों को सही कर पा रहे हैं। परीक्षा में अगर 60% सरल क्वेश्चन हैं, आप देखिए विश्वास मानिए 60% सरल क्वेश्चन हैं, और अगर उन 60% सरल क्वेश्चन को आपने सही कर लिया तो परीक्षा में पास होने के लिए कितना चाहिए, 70 से 75% अंक चाहिए। तो अब जो 40% बचा कठिन जो है, अब उसमें आपको वैसे भी पूरा नहीं अटेम्प्ट करना भाई, 40% जो बचा है, 40% जो बचा है उसमें से आपको 15-20 क्वेश्चन आ जाएं, उतना ही पर्याप्त है आपके सिलेक्शन के लिए। क्योंकि इधर 60 और उधर आपने जहां 20 किए, 60 और 20 80 हो गया। अरे कोई परीक्षा हो, कितनी भी छोटी हो कितनी भी बड़ी, हम लिखित गारंटी दे सकते हैं कि आपका सिलेक्शन उसमें होकर ही रहेगा, होकर ही रहेगा। 80% से ऊपर किसी भी परीक्षा की मेरिट 100% कभी नहीं होती, 100% कभी नहीं जाती। तो ध्यान रखिएगा, सरल क्वेश्चंस को गलत करने से बचिएगा। सफलता का एक मूल मंत्र है, जिस दिन आपके सरल क्वेश्चन जो है वो सही होना प्रारंभ हो गए, वो गलत होने की संख्या जो है वो एकदम गिरती चली गई, उस दिन आपका चयन जो है वो 100% होकर के रहेगा। आपको कोई रोक नहीं सकता है, सफलता आपको मिल करके रहेगी। तो साथियों ध्यान रखिएगा, उसी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम इस प्रकार के कुछ प्रश्नों को अपने अभ्यास सत्र में लाते हैं। तो यहां पर देखिए, विकल्प ए स्वर संधि, बी व्यंजन संधि, सी विसर्ग संधि और डी अनुस्वार संधि। तो साथियों अगर हम चर्चा करें तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा विकल्प डी अनुस्वार संधि। बाकी के तीनों हमारे संधियों के प्रकार हैं। अगले प्रश्न की ओर अगर हम बढ़े तो शब्द क्या कह रहा है, गुरुदेव शब्द में समास कौन सा होगा, गुरुदेव शब्द में समास कौन सा होगा। विकल्प ए अव्ययी भाव, विकल्प बी तत्पुरुष समास, विकल्प सी बहुब्रीहि समास या डी कर्मधारय समास। तो साथियों कई बार परीक्षा में पूछा गया बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न के मतलब जो शब्दों के कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनकी परीक्षा में पुनरावृत्ति होती है। तो उस पुनरावृत्ति वाले प्रश्नों के दृष्टिकोण से हम अपनी शीट में इस प्रश्न को शामिल करते हैं, अपनी शीट में हमने स्थान दिया है। और अगर हम इस प्रश्न के उत्तर की बात करें तो इस प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प डी कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन है, औपचारिक शब्द में प्रत्यय लगा है, यानी पूछ रहा है इसमें कौन सा प्रत्यय प्रयोग हुआ है। विकल्प आ, विकल्प ए आ, विकल्प बी का, विकल्प सी इक और विकल्प डी ईक। तो अगर साथियों हम बात करें तो जब इस औपचारिक शब्द को हम तोड़ते हैं, तो ये शब्द उपचार धन इक में टूटता है, उपचार धन इक में टूटता है। और साथियों अगर इस शब्द को पुनः तोड़े, इस शब्द को हम पुनः तोड़े तो यह उपधन चार धन एक में टूटता है। अब आपके सामने इस शब्द को हमने पूर्ण रूप से तोड़ करके रख दिया है, पूर्ण रूप से तोड़ करके रख दिया। अब अगर आप देखें तो चार जो है ये इसका मूल पद हो जाएगा, चार जो है इसका मूल पद हो जाएगा। मूल पद के प्रारंभ में प्रयोग होने वाला शब्दांश जो होता है उसे हम उपसर्ग बोलते हैं, और मूल पद के बाद में जिस शब्दांश का प्रयोग होता है उसे हम प्रत्यय के नाम से जानते हैं, तो साथियों यहां पर आपसे प्रत्यय पूछा गया है तो देख लीजिए यहां पर प्रत्यय के रूप में एक का प्रयोग हुआ है, जिस विकल्प में एक है वही हमारा आंसर है, और एक का प्रयोग हुआ है विकल्प सी में, तो इस प्रश्न का आंसर हमारा विकल्प सी है, विकल्प सी है। अगले प्रश्न की ओर साथियों बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला प्रश्न। आज की चर्चा का हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में नी प्रत्यय का, साथियों फिर से
प्रत्यय का प्रश्न आया, नी प्रत्यय नहीं लगा है, नी प्रत्यय नहीं लगा है। अब अगर हम चर्चा करें तो यहां पर ध्यान देखिएगा, यहां पर हमारा नी प्रत्यय की अगर बात करें तो विकल्प एक है शेरनी, ठीक है, विकल्प बी है मोरनी, विकल्प सी है नौकरानी और डी है कुटनी, ठीक है। तो यहां पर देखिए, यहां पर देखिए, यहां पर पद है हमारा, मूल पद है शेर, और अगर हम देखें तो इसमें लगा शेर धन नी। इसी प्रकार मूल पद है मोर और इसमें देखें तो यहां लगा है प्रत्यय नी। इसी प्रकार से मूल पद अगर हम देखें तो यहां पर मूल पद है कुट और यहां प्रत्यय लगा है नी। लेकिन अगर हम इस पद की बात करें तो यहां पर मूल पद होता है नौकर, क्या होता है, नौकर। अब अगर हम बात करें तो यहां पर प्रत्यय के रूप में क्या जुड़ा है, तो यहां पर प्रत्यय जुड़ा है आनी, क्या जुड़ा है, आनी। तो यहां पर देखिए उपर्युक्त तीन, यहां पर नी प्रत्यय का प्रयोग है, जबकि विकल्प सी नौकरानी का जो पद है इसमें आनी प्रत्यय का प्रयोग है। तो आनी प्रत्यय होने के कारण इस प्रश्न का सही आंसर होगा विकल्प सी नौकरानी। नौकरानी में नी प्रत्यय का प्रयोग ना होकर के आनी प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। साथियों तत्सम को अभी मैंने डिफाइन किया था थोड़ी देर पहले आपके सम्मुख। तो अब अगर यहां पर देखें तो विकल्प है ए अग्र, बी आग, सी आज, डी आग। तो साथियों अगर तत्सम की चर्चा करें तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा विकल्प ए अग्र, जिसका तद्भव होगा आगे, आगे ये होगा इसका तद्भव। अगर बाकी के प्रश्नों की चर्चा करें तो ये तीनों के तीनों तत्सम है और आग का तद्भव, आग का सॉरी बाकी के तीनों पद क्या है, तद्भव है, और आग का तत्सम जो होगा वो क्या होगा, अग्नि। आज का जो तत्सम होगा वो होगा आद्य और आंख का जो तत्सम होगा वो होगा अक्षी, क्या होगा, अक्षी, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया भाई, इस प्रश्नों के बाकी जो विकल्प है उनके भी व्याख्या हो गई, उनके एक्सप्लेनेशन हो गए, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में विदेशी शब्द कौन सा है। विकल्प ए उष्ट्र, बी अमीर, सी प्रिय और डी भक्त। तो साथियों देख करके प्रश्न भी थोड़ा सा सरल है, आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर होगा अमीर, इस प्रश्न का सही आंसर होगा अमीर। अगर साथियों बाकी के तीनों प्रश्नों की बात करें तो चाहे वो उष्ण हो, चाहे वो प्रिय हो और चाहे वो भक्त हो, ये तीनों ही हमारे तत्सम के पद होंगे, क्या होंगे, तत्सम के पद होंगे। अब साथियों यहां पर एक पूरक प्रश्न बनता है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। यहां पर पूछा गया है विदेशी शब्द कौन सा। विदेशी का मतलब ऐसा शब्द जिसकी उत्पत्ति विदेश में हुई हो या जिसका प्रयोग हिंदी भाषा में होता हो, वो शब्द जो विदेश में उत्पन्न हुआ हो। यानी विदेशी शब्दों की अगर हम चर्चा करें तो उसकी परिभाषा हम बोल सकते हैं कि ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति तो विदेश में हुई है परंतु हिंदी भाषा में उनका प्रयोग होता है, हिंदी भाषा में उनका प्रयोग होता है, उन्हें हम किस नाम से जानते हैं, विदेशी या विदेशज के नाम से जानते हैं। तो अगर आप देखिए यहां पर चर्चा करें तो अमीर। अब अगर विदेशज की बात करें तो साथियों बहुत से देश हैं जिनके शब्दों का प्रयोग हिंदी भाषा में हम लोग करते हैं। तो एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि ये अमीर शब्द जो है वो किस भाषा का शब्द है। देखिए साथियों बहुत बेसिक कारण समझिए, देखिए भारत जो रहा है वो प्राचीन काल से सोने की चिड़िया रहा है और इसको ध्यान में रखते हुए कई विदेशन आक्रमणकारियों ने भारत पर लगातार आक्रमण किए हैं। आप जानते भी हैं कि भारत पर आक्रमण की जो श्रृंखला है वो ईसा पूर्व से प्रारंभ होती है और ये अभी आधुनिक काल तक चलती है, जिसके अंतर्गत शक, कुषाण, हूण, पल्लव, यूनानी, ईरानी, तुरानी, तुर्क, ठीक है, और पांडिचेरी, अंग्रेज, फ्रांसीसी, डच, इन सब ने भारत पर आक्रमण किया। तो जब आक्रमण किया तो उन्होंने यहाँ पर निवास किया और जब निवास किया तो यहाँ उनकी कुछ संस्कृति जो थी वो हमारी संस्कृति में घुल मिल गई और इस प्रकार से रस बच गई, इस प्रकार से रच बस गई कि हमें वर्तमान में ये आभास ही नहीं होता है कि ये मतलब हमारी संस्कृति के नहीं है। तो ये जितने भी मैंने बताए इन सब की भाषाओं के कुछ ना कुछ शब्द हिंदी में शामिल हो गए हैं।
तो अगर उन्हीं में से अगर एक प्रश्न आपके सामने बन जाता है कि ये शब्द किस भाषा का है, तो साथियों ध्यान रखिएगा, अमीर शब्द जो है वो अरबी भाषा का शब्द है। किसका है? अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, आज आप देखते होंगे कोई भी व्यक्ति, देखिए अगर हम बात करें हिंदी की, तो अमीर को हिंदी में धनवान बोलते हैं, लेकिन कभी कभी देखा है क्या, कभी कोई बोलता है सामान्य भाषा में कि भैया कितना धनवान है? अरे नहीं भाई, आजकल धनवान को हम लोग क्या कर दिए, त्याग दिए हैं, और हमें क्या सुविधा के दृष्टिकोण से अमीर, अरे बहुत अमीर आदमी है यार, बहुत अमीर आदमी है। अब इसी प्रकार से देखोगे तो इसी को बोलते हैं, जैसे कोई जिसके पास पैसा नहीं तो कह रहे हैं बड़ी दीन दयनीय स्थिति है, बड़ा गरीब है। तो अब ये गरीब शब्द भी हमारी भाषा का थोड़ी है, हमारे यहाँ तो निर्धन चलता था, हमारे यहाँ तो निर्धन जिसके पास धन नहीं है। तो क्या हुआ कि ये विदेशी शब्द जो है ये हमारी भाषा में इतना रच बस गए कि हमने क्या किया, इन्हें अपनी भाषा में स्वीकार कर लिया। तो आज ये पता ही नहीं चलता है कि ये हिंदी के शब्द नहीं हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि अमीर शब्द जो है वो अरबी भाषा का शब्द है। आइए अगले प्रश्न की ओर अगर बढ़े तो हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से भाववाचक संज्ञा है। 4 विकल्पों में से पूछा गया कौन सी भाववाचक संज्ञा है? ए तप, बी तीर, सी भरत और डी चिंता। तो साथियों इस प्रश्न का सही आंसर होगा डी चिंता, डी चिंता। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें तो अगला प्रश्न हमारा कहता है, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो विकल्प ए 3, विकल्प बी 2, विकल्प सी 4 और विकल्प डी 7। तो साथियों ध्यान रखिएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, और वो भेद जो होते हैं वो साथियों होते हैं कौन कौन से? तो वो होते हैं, सबसे पहला जो होता है उसे हम जानते हैं उत्तम पुरुष के नाम से, दूसरा होता है मध्यम पुरुष, और तीसरा और अंतिम जो होता है उसे हम जानते हैं अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष के नाम से, अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष के नाम से। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के ये 3 भेद होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम के ये 3 भेद होते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो पापी में कौन सा विशेषण है? तो देखे सके विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। संख्यावाचक विकल्प देख लेते हैं, विकल्प ए संख्यावाचक, बी सार्वनामिक विशेषण, डी गुणवाचक विशेषण और सी गुणवाचक विशेषण और डी परिमाणवाचक विशेषण। तो ध्यान रखिएगा यहां पर देखिए पापी शब्द जो है वो संख्या को निरूपित तो कर नहीं रहा है, संख्या तो बता नहीं, संख्या का मतलब क्या होता है 1 2 3 4 5 150 100 ये संख्या होती है, ठीक है, तो संख्या तो नहीं होगा। परिमाण का मतलब क्या होता है, जो मतलब ऐसी इकाई जो तौलने के काम में, तौलने किसी वस्तु के मापन में प्रयोग हो, और जब मापन में प्रयोग होती साथियों तो ध्यान रखिएगा जब मापन में प्रयोग होती है तो उसके साथ प्रायः मापन की इकाइयां प्रयुक्त होती हैं, जैसे 1 लीटर, 100 ग्राम, 200 किलोमीटर, ठीक है। तो इस प्रकार से इकाइयों का प्रयोग, तो पापी में कहीं संख्या और इकाई तो है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा साथियों, देखिए ना संख्यावाचक होगा ना ही ये परिमाणवाचक होगा। अब विकल्प बच रहे या तो सर्वनाम या गुण। तो बताइए पापी क्या होता है? अब जैसे देखिए हम सामान्य सा अगर प्रयोग करके देखें तो हम लोग बोलते हैं पापी मनुज भी, पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम उचारते। तो देखिए मनुज, मनुज मतलब मनुष्य। अब यहां पर सिर्फ इतनी चीज को देख लीजिए, हमने बोला पापी मनुज, तो मनुज का मतलब हो गया मनुष्य, तो यहां मनुष्य की क्या हो गई है, विशेषता हो गई, विशेषता हो गई, यानी उसका क्या हो गया, ये गुण हो गया, क्या हो गया, गुण हो गया। तो यहां पर ये इस प्रश्न का आंसर होगा विकल्प सी गुणवाचक विशेषण, यानी पापी शब्द में कौन सा विशेषण होगा, गुणवाचक विशेषण होगा। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं है? विकल्प ए स्थानवाचक, बी परिमाणवाचक, सी जातिवाचक और डी रीतिवाचक। तो साथियों इस प्रश्न का आंसर होगा हमारा विकल्प सी जातिवाचक। जातिवाचक साथियों, जातिवाचक जो होता है वो क्रिया विशेषण ना होकर के संज्ञा का भेद होता है। संज्ञा के जो 5 प्रकार होते हैं उनमें से एक प्रकार होता है जातिवाचक
संज्ञा। तो इस प्रश्न का आंसर हो गया हमारा विकल्प सी। अगले प्रश्न की अगर हम जोर पढ़ें तो कह रहे हैं मीरा जोर से हंसी। यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? तो साथियों विकल्प देख रहे हैं, ए अकर्मक, बी प्रेरणार्थक, सी द्विकर्मक और डी सकर्मक। सी सकर्मक। तो जरा ध्यान से देखिएगा, यहां पर क्रिया का प्रश्न है, क्रिया की चर्चा की गई है। तो उपर्युक्त वाक्य में पहले तो हम क्रिया का पद देखें तो क्रिया का पद है हंसी, जो मूल पद इसका होगा वो क्या होगा? हंसना, है ना? पक्का। अब अगर हमने क्या कहा था, अगर हमें इसमें पहचान करनी है तो अकर्मक और सकर्मक का भेद करने के लिए हम क्या करते हैं साथियों, आप लोगों को मैं लगातार इस प्रश्न के माध्यम से रूबरू करा रहा हूं। हर सेट में लगभग इस प्रकार का एक क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि हमारा ऐसा मानना है और अनुभव रहा है कि क्रिया के संदर्भ में अकर्मक और सकर्मक के प्रश्नों की बहुत अधिक मात्रा में क्या होती है, बहुत अधिक मात्रा में प्रश्न जो होते हैं वो परीक्षा में पूछे जाते हैं, बहुत अधिक मात्रा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अकर्मक और सकर्मक को ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहां पर क्या का प्रश्न देखिए, क्या हंसा, क्या यह प्रश्न बन सकता है? क्या हंसा? दी प्रश्न कभी नहीं बनता। प्रश्न बनता है कौन हंसा, क्यों हंसा, कब हंसा, कैसे हंसा। अब अगर क्या का प्रश्न नहीं है, क्या का आंसर जो है वो नहीं के रूप में मिल रहा है, तो साथियों हमने बता रखा है कि ऐसे पद में क्रिया कौन सी होती है? अकर्मक की क्रिया होती है, अकर्मक की क्रिया होती है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प ए अकर्मक, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण है। विकल्प ए अंधेरा, विकल्प बी धीरे धीरे, विकल्प सी चाल चलन और विकल्प डी सुंदर। विकल्प डी सुंदर। तो साथियों ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का सही आंसर होगा विकल्प बी धीरे धीरे। बाकी के तीनों पद जो है वो इससे असंगत हो जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर अगर हम बढ़ें तो अगला प्रश्न हमारा, कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है? साथियों समुच्चय बोधक अगर अव्यय की बात करें, समुच्चय बोधक अव्यय की बात करें तो समुच्चय बोधक अव्यय का कार्य क्या होता है? ध्यान रखिएगा, समुच्चय बोधक अव्यय का कार्य होता है दो अथवा दो से अधिक, दो अथवा दो से अधिक वाक्यों को अथवा पदों को, दो अथवा दो से अधिक पदों अथवा वाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त पद। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, जोड़ने के लिए इनमें से कौन सा पद प्रयुक्त हो सकता है? जोड़ने के लिए, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए, तो विकल्प ए अर्थात, बी अतएव, सी अथवा, डी आचरण। अच्छा, इसमें पूछा कौन सा नहीं है, तो जरा विकल्प देखिए, अर्थात ये शब्द दो पदों को जोड़ने के लिए प्रयोग होता है। जैसे हमने वाक्य बोला कि वह यहां नहीं रहता है, अर्थात हम बोल सकते हैं कि वह विदेश में रहता है। तो यहां पर इसने क्या किया, ये जो दो वाक्य थे इनको क्या किया? जोड़ने का कार्य किया। इसी प्रकार अतएव भी दो पदों को जोड़ता है और अथवा भी क्या करता है? दो पदों को आपस में जोड़ता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा विकल्प डी, आजन्म जो है ये क्या होगा? समुच्चय बोधक अव्यय नहीं होगा। अगला प्रश्न हमारा है, जिन अव्ययों का संबंध वाक्य से नहीं वक्ता के हर्ष शोक आदि भावों से। साथियों बस इस शब्द को ध्यान रखिएगा, ये शब्द ही आपका आंसर बताएंगे। हर्ष शोक आदि भावों से होता है, वे कहलाते हैं या होते हैं। विकल्प ए विस्मयादि बोधक अव्यय, बी संबंध सूचक, सी क्रिया विशेषण और डी समुच्चय बोधक। तो साथियों ध्यान रखिएगा कि ऐसे पद जिनके द्वारा हर्ष और शोक की अभिव्यक्ति होती है, उनको विस्मयादि बोधक के रूप में जाना जाता है, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हमारा होगा विकल्प ए विस्मयादि बोधक।
अगले प्रश्न की ओर अगर हम बढ़े तो यहाँ पर कैसा है, यहाँ पर कह रहा है कौन सा शब्द अनुपम का पर्यायवाची है। अनुपम, अनुपम, अनुपम की अगर हम बात करें तो ये शब्द बनेगा अनुधन, अनधन उपम, ठीक है। ये शब्द क्या होगा, अनुपम, ठीक है। तो ये शब्द बने अनधन उपम, अनधन उपम, ठीक है। तो अगर इस पद को देखें तो इस पर देखें जरा विकल्प देखते हैं, तो विकल्प है स्वर्गीय, बी लौकिक, सी पार्थिव। यहाँ पे थोड़ा सा ठीक कर लीजिए, यहाँ पर पार्थिव ना होकर के शब्द हो जाएगा, पार्थिव हो जाएगा। हालांकि ये इसका आंसर के रूप में नहीं होगा, लेकिन पद याद रखेगा पार्थिव, और डी अद्वितीय, डी अद्वितीय। तो ध्यान रखिएगा अनुपम का जो पर्यायवाची पद होगा वो होगा विकल्प डी अद्वितीय। अनुपम का मतलब होता है जिसकी तुलना ना की जा सके, और अद्वितीय का मतलब होता है जिसके समान कोई दूसरा ना हो। तो देखिए दोनों की मीनिंग जो है लगभग निकटतम होती है, समान होती है, तो ये एक दूसरे के पर्यायवाची के रूप में प्रयुक्त हो जाते हैं। तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर होगा विकल्प डी अद्वितीय। अगले प्रश्न को देखिए साथियों, अगला प्रश्न हमारा है आचार का विलोम बताइए। आचार का विलोम बताइए। विकल्प ए अनाचार, बी अनाचार, सी अत्याचार, या डी विचार। तो साथियों देखिए यहाँ पर बहुत अधिक कंफ्यूजन हो सकता है इन दो विकल्पों को लेकर के, तो जरा ध्यान रखिएगा। यहाँ मूल पद हमारा यहाँ पे आचार अगर दिया हुआ है, ये आचार है, और इसका क्या पूछ रहा है साथियों, इसका पूछ रहा है विलोम, विलोम। तो साथियों हमने बताया है विलोम के लिए हम किसका, आ, मुख्यतः आ और अनुपसर्ग का प्रयोग करते हैं, आ और अनुपसर्ग का प्रयोग करते हैं। और साथियों देखिए कब होता है, तो आ का प्रयोग कब होता है, जब कोई शब्द किससे प्रारंभ हो, व्यंजन से हो, और अन्य का प्रयोग कब होता है, जब किसी पद का प्रारंभ किससे हो, स्वर के साथ हो। किसी पद का प्रारंभ किससे हो, स्वर के साथ हो। तो साथियों यहाँ पर देखिए आचार शब्द जो है, आचार शब्द जो है इसका प्रारंभ किससे हुआ, आचार शब्द का प्रारंभ किससे हुआ, तो साथियों इसका प्रारंभ स्वर के साथ हुआ। किसके साथ हुआ, स्वर के साथ हुआ। अब अगर हम देखें तो स्वर के साथ हुआ, तो इसके पहले बताइए आ उपसर्ग की अनुपसर्ग, आ उपसर्ग की अनुस्वर, तो स्वर के लिए अनुपसर्ग का प्रयोग होगा। अगर यहाँ पर अनुपसर्ग का प्रयोग करें तो देखिए यहाँ पर यह पद क्या बनेगा, आ, और ना के साथ ये आ जुड़ेगा तो शब्द बनेगा ना, और ये शब्द बनेगा अनाचार। यानी यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प ए अनाचार, विकल्प ए अनाचार। अगले प्रश्न की ओर अगर हम बढ़े तो अगला प्रश्न है हमारा सिंदूर की होली। सिंदूर की होली किस विधा की रचना है। विकल्प ए कहानी, बी उपन्यास, सी नाटक, और डी निबंध, डी निबंध। तो साथियों ध्यान रखिएगा ये हमारी जो है सिंदूर की होली जो है, ये हम इसकी विधा जो है वो विकल्प सी नाटक है। ये नाटक की विधा में लिखा गया जो है वो ग्रंथ है, ठीक है, पुस्तक है, और इसकी रचना जो की है साथियों ध्यान रखिएगा परीक्षा के दृष्टिकोण से यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और सिंदूर की होली बहुत प्रमुख और चर्चित नाटक है, जिसकी रचना जो की है, जिसे लिखा जो है उनका नाम है लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण मिश्र। ये लक्ष्मी नारायण मिश्र के द्वारा लिखा गया बहुचर्चित नाटक है। सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण मिश्र के द्वारा लिखा गया बहुचर्चित नाटक है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर होगा विकल्प सी। अगर अगले प्रश्न को हम लोग देखें तो इसमें से देखा गया है निम्नलिखित में से छायावादी रचनाकार कौन है। ये साथियों ये भी प्रश्न परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार परीक्षा में इस प्रश्न को पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, इसको भूलिएगा भी नहीं। ऐसा समझिएगा कि सोते में भी कोई उठा करके अगर आपसे पूछे, सपने में भी ये प्रश्न अगर आपके सामने आ जाए तो इस प्रश्न का उत्तर गलत नहीं होना चाहिए। मैं मजाक नहीं करता हूं, मैं अपनी ऑफलाइन क्लास में पढ़ाते समय कहता भी हूं कि अगर ये प्रश्न गलत हो गया तो समझिए आपने पाप नहीं महापाप किया है, ठीक है, क्योंकि इस पाप का कोई भी प्रायश्चित नहीं होगा, इसका दंड आपको भुगतना ही होगा अगर ऐसे प्रश्न को आप गलत करेंगे। तो ये प्रश्न तो आपके सपने में भी नहीं गलत होने चाहिए। विकल्प ए धर्मवीर भारती, बी नरेंद्र शर्मा, सी महादेवी वर्मा, और डी नागार्जुन। तो साथियों ध्यान रखिएगा छायावादी रचनाकार की अगर चर्चा
करें तो बहुत चर्चित, बहुत प्रमुख और बहुत महान कवित्री रही हैं हिंदी साहित्य की, जिनका नाम है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा, ठीक है साथियों। महादेवी वर्मा जो है वो छायावादी कवियों में बहुत प्रमुख, ठीक है, प्रमुख स्थान रखने वाली कवित्री हैं। अगर हम बात करें, आप समझिए इनका कितना महत्वपूर्ण स्थान है, तो आप ये बस ये ध्यान रखिएगा कि छायावाद के 4 स्तंभ माने गए हैं। छायावाद के 4 स्तंभ, यानी छायावादी युग जो है उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका, यानी उस युग को खड़ा करने में जो 4 खंभों के रूप में जिनको स्थान प्रदान किया गया है, उनमें से एक कौन है? महादेवी वर्मा। तो साथियों उन 4 स्तंभों के नाम आप याद कर लीजिएगा। हो सकता है अगली बार महादेवी वर्मा ना दे करके कोई अन्य नाम दे दे, तो आप उन चारों के नाम याद रखिएगा। उसमें एक नाम है जयशंकर प्रसाद जी का, जयशंकर प्रसाद जी का। दूसरा नाम है सुमित्रानंदन पंत जी का, सुमित्रानंदन पंत जी का। तीसरा नाम है जैसा मैंने बताया महादेवी वर्मा जी का, महादेवी वर्मा जी का। और साथियों अंतिम नाम है पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का, पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। और इनका अपना ही मेरा आपसे अनुरोध ये भी रहेगा कि इनकी जो रचनाएं हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से, इनकी 4-4, 5-5 प्रमुख रचनाओं को भी आप याद करने का प्रयास कीजिए। याद करने का, बहुत पूछी जाती, बहुत चर्चित ये व्यक्ति हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, कभी कभी प्रश्न यहीं से बन सकता है कि छायावाद के कितने स्तंभ माने गए? कितने स्तंभ माने गए? 4 स्तंभ माने गए हैं। कितने माने गए? 4 माने गए, और ये 4 उनके क्या हैं? नाम है। साथियों यहां पर एक प्रश्न आपको इससे संबंधित और बता दूं कि ये जो महादेवी वर्मा है, इनके लिए एक शब्द याद रखिएगा। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा। आप समझ रहे हैं, इनकी ख्याति देखिए, साहित्य में इनका योगदान और इनकी उपलब्धियों को देखिए कि इन्हें आधुनिक युग की मीरा के नाम से संबोधित किया गया है। मतलब कोई छोटी मोटी उपाधि नहीं है। वर्तमान में जिन भी कवित्री हैं उनमें इनको मीरा की उपमा दी गई है, यानी वर्तमान की जितनी भी कवित्री उनमें इन्हें आधुनिक युग की मीरा की उपमा दी गई है। तो इस प्रश्न का आंसर हमारा हो गया विकल्प सी महादेवी वर्मा, और कुछ अन्य पूरक प्रश्नों को मैंने यहां पर प्रदर्शित कर दिया। अगला प्रश्न हमारा है मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ है? साथियों बहुत अच्छा प्रश्न है। इसको देखिए, विकल्प ए 3, विकल्प बी 4, विकल्प सी 1 और विकल्प डी 2। तो साथियों ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर है विकल्प बी 4, मिश्र बंधु विनोद जो है वो क्या है? वो 4 भागों में प्रकाशित किया गया है, यानी पुस्तक है जिसके 4 खंड क्या हुए? प्रकाशित हुए हैं। साथियों आपके लिए मैं यहां पर एक प्रश्न दे रहा हूं कि मिश्र बंधु कितने थे? मिश्र बंधु कितने थे? 2, 3, 4, 5। ठीक है, आपको इसका आंसर निकालना है कि मिश्र बंधु कितने थे। कमेंट में आप इसका आंसर हमें लिख करके बताएंगे, कमेंट में हम अपने इसका आंसर लिख करके बताएंगे। तो मिश्र बंधु विनोद जो है वो 4 भागों में प्रकाशित हुआ था, 4 भागों में प्रकाशित पुस्तक थी। अगला प्रश्न है, हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं? ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं? विकल्प ए 2, बी 4, सी 6, डी 8। तो साथियों ध्यान रखिएगा, हिंदी में ध्वनियां जो होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। हमारे प्रश्न का आंसर होगा विकल्प ए। और 2 प्रकार जो होते हैं उसके साथियों क्या होते हैं? तो एक ध्वनि कहलाती है स्वर और दूसरी ध्वनि कहलाती है व्यंजन। बहुत अच्छे से आप लोग इससे परिचित हैं कि क्या होते हैं स्वर और क्या होते हैं व्यंजन। तो ध्यान रखिएगा, ध्वनियों का वर्गीकरण 2 रूपों में किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है? विकल्प ए स्वर, बी व्यंजन, सी मात्रा और डी विसर्ग। तो साथियों ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत जिनको कि हम लोग लघु, दीर्घ और प्लुत के नाम से भी जानते हैं।
लघु, दीर्घ और प्लुत के नाम से भी जानते हैं। तो साथियों ये जो है ये स्वरों का वर्गीकरण है, स्वरों का वर्गीकरण है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प ए, स्वर। प्रश्न का आंसर हो जाएगा विकल्प ए, स्वर। जब हम स्वर की बात करते हैं तो स्वर जो होते हैं वो 11 होते हैं और इनको 3 रूपों में बांटा गया है, जो कि क्रमशः लघु, दीर्घ और प्लुत हैं, जो कि लघु, दीर्घ और प्लुत हैं। साथ ही यहाँ पर ध्यान रखिएगा, लघु की संख्या 4 होती है, दीर्घ की संख्या 7 होती है, दीर्घ की संख्या 7 होती है और प्लुत ध्वनियों की संख्या असीमित है, प्लुत ध्वनियों की संख्या असीमित है। ध्यान रखिएगा, इनसे निर्मित कोई संख्या नहीं है, प्लुत ध्वनियों का प्रयोग किसी भी शब्द में किया जा सकता है, तो इनकी संख्या जो होती है वो असीमित होती है। ठीक है। हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, प्लुत वर्ण अगर कभी आ जाए, प्लुत वर्ण कितने होते हैं, प्लुत वर्ण, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैं मेंशन कर दे रहा हूं। तो प्लुत वर्ण की संख्या साथियों कितनी होती है? 8 होती है। ध्यान रखिएगा, प्लुत वर्णों की संख्या 8 होती है। ठीक है। तो साथियों इस प्रकार से आज की जो चर्चा है वो हमारी पूर्ण हुई। ठीक है। आशा करता हूं कि जो प्रश्न है ये परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। ठीक है। हम आपसे जो चलाई जा रही मुहिम है, इस मुहिम के तहत ये निवेदन करते हैं साथियों, ये निवेदन करते हैं, ये हमारी विनती है एक प्रकार से कि आप भी इसमें बढ़ चढ़कर सहयोग प्रदान करें, जिससे कि ये मुहिम जो हमारी है ये अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हो सके। तो साथियों इस मुहिम को अधिक से अधिक अपना प्यार और सहयोग प्रदान करें, इस आशा और उम्मीद के साथ कि अगले अंकों में हम आपके सम्मुख यूं ही और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ उपस्थित होते रहेंगे। आज की चर्चा को समाप्त करते हैं। आप सभी को जय हिंद।